आप जुड़ चुके हैं हिंद केसरी न्यूज़ चैनल से। और इतिहास हमें बहुत कुछ सिखाता है और इतिहास से सीखना भी चाहिए। जिस तरह के आंदोलन जिस तरह सफल होते हैं उनके तो आप लगातार उनके टच में उनकी स्टोरी देखते रहते होंगे, लेकिन फेलियर ऑफ मूवमेंट उनके पीछे भी कुछ चुनिंदा कारण होते हैं और उसी की आज एक समीक्षा करेंगे। दिल्ली के बरवाड़ा में यहाँ 4-5 साल एक बड़ा किसान आंदोलन चलता है और एक तरह से आखिरी लैंड एक्विजिशन प्रक्रिया वो दिल्ली के अंदर थी और उस पे सरकार के क्या वायदे होते हैं और सरकार जैसे सिविल डिस्प्यूट में जहाँ कब्जादारी पुराने भू मालिक की मांगों को भूल जाता है, इसी तरह के कुछ डॉक्यूमेंट्स यहाँ हमारे साथ हैं और हमारे वीडियो फ्रेम में हैं प्रोफेसर राजवीर जून। नमस्कार जी। नमस्कार सर। राजवीर जिन से जब हमारी जीवन की आंदोलन की कभी पतंगें उलझ जाती हैं तो इन बुज़ुर्गों से हमें बड़ी डायरेक्शन मिलती है। बरवाड़ा आंदोलन के सूत्रधार भी थे और जो इनके 3-4 साथी थे वो इस दुनिया में नहीं रहे, तो जानते हैं कि उस आंदोलन में क्या मिला था और क्या उसके फेलियर्स के रीज़न थे। हाँ जी नमस्कार। नमस्कार सर। ये कितने गाँव की ज़मीन के लिए नोटिस थे और लगभग कितने हज़ार बीघे ज़मीन जिसके लिए आंदोलन चला था, कब चला था? ये अंतिम एक्विजिशन जो है 14 गांवों की ज़मीन का था, लेकिन इन 14 गांवों में ज़्यादातर लोग प्राइवेट कॉलोनाइजर को ज़मीन बेच चुके थे। केवल बरवाड़ा और खेड़ा खुर्द गांव की कुछ ज़मीनें ही एक्विजिशन में आई, जो 8-10 हज़ार बीघे दोनों गांवों की मिलाकर थी। और इस ज़मीन का जो है वो 5 में हमें मुआवजा मिलना शुरू हुआ था जी। तो मुआवजा 5 और 6 में मिलता रहा, लेकिन हम लोगों ने इसका ऑब्जेक्शन डाल दिया था कि हम इस मुआवजे से संतुष्ट नहीं हैं। चैलेंज कर दिया था हमने कोर्ट में। तो उसके बाद हम जब गवर्नमेंट को कुछ नहीं करने दिया, हमने ज़मीन के कब्जे बनाए रखे, खेती करते रहे, तो उसके बाद में जो था 11 में फिर हमें विशेष आंदोलन करना पड़ा और सरकार का पुलिस के साथ भी हमने मुकाबला करना पड़ा। विधानसभा घेराव भी हुआ। विधानसभा भी घेराव किया और राजघाट समाधि पे भी प्रदर्शन किया। सभी कुछ जो हम कर सकते थे वो हमने किया, लेकिन हमने ज़मीन गवर्नमेंट को कई साल तक नहीं दी। आखिर में जब गवर्नमेंट ने ये महसूस किया कि भाई किसान आसानी से ज़मीन नहीं देंगे, तो उन्होंने हमारे गांव के अल्टरनेटिव प्लॉट के लिए यहाँ जो डीडीए का सेक्टर 37 था वो निर्धारित कर दिया कि 65,000 गज ज़मीन इस सेक्टर में है, तो इसके लिए यदि ये कम पड़ेगी तो बाकी हम सेक्टर 31 में आपको दे देंगे। ये जो कमिश्नर प्लानिंग ने इशू कर रखा है लेटर, इसमें क्लियर लिखा हुआ कि सेक्टर 37 रिजर्व है, इसके लिए रिजर्व कर दिया गया है। हाँ। और इन केस इफ इट इज रिक्वायर्ड अनदर पॉकेट ऑफ इक्वल साइज में बी कार्व्ड आउट इन फ्यूचर, यानी कि और तरह की पॉकेट भी किसानों को अल्टरनेट प्लॉट के लिए दी जा सकती है। और ये 21/6/2012 का ये पत्र मिला 12 का लेटर है, यानी कि एक सेक्टर किसानों को रिहेबिलिटेशन के नाम पे तब जारी हो गया था जब नया भूमि अधिग्रहण कानून रिहेबिलिटेशन आया नहीं था। तो इसके बाद कोई प्रयास किया आपने इस चीज़ को रिमाइंडर करके कि इम्प्लीमेंट किया जाए, सरकार को वायदा याद दिलाया जाए? इसके बाद सरकार ने सभी गांवों के वे किसान जिनकी ज़मीन का एक्विजिशन हुआ था अलीपुर एसडीएम ऑफिस में बुलाए जी। और नंबर बाई नंबर मजिस्ट्रेट जो एसडीएम पंजाबी बाग था वो बैठा हुआ था और वो हर एक आदमी को बुलाता कि आप कौन से गांव के हैं, आपके पास कितना मकान है। तो बोला कहीं तो आप रहते होगे। मैंने कहा दादा लाई घर है, आज तक कभी लाल डोरा नहीं बढ़ाया गया बरवाड़े का, और फैमिली इतनी बड़ी है कि 20-20 गज 15-15 गज ज़मीन एक आदमी के हिस्से में आती है। प्रोफेसर साहब मैं जानना चाहता हूँ, जो सरकार का प्रॉमिस है ऑन रिकॉर्ड, ये हम डिस्प्ले भी कर रहे हैं इन सेट में, इसके बावजूद क्या ये सेक्टर किसानों को ये अल्टरनेट प्लॉट मिले या नहीं मिले? इसमें कुछ बाद में गवर्नमेंट ने अब आंदोलन तो हमारा ख़त्म करवा दिया, क्योंकि प्लॉट
क्या लिखित में वायदा कर लिया, जी जी। लेकिन उससे वो सरकार मुकर गई कि प्लानिंग में कुछ चेंज के कारण आपको सेक्टर 37 नहीं दिया जा सकता जी। और फिर जो था इसमें ये रद्द हो गया हमारा जो भी नोटिस था। उसके बाद में हम कभी लैंड एंड बिल्डिंग मैनेजमेंट में जाते, कभी यहाँ डीसी ऑफिस में जाते, जगह जगह फिरते रहे और आज तक हमें कोई ना प्लॉट मिला है और ना गवर्नमेंट की वो पॉलिसी जो है बदल दी गई। तो डीडीए से इफेक्ट दिल्ली के कई रीजन में इस तरह किसान रहे होंगे? नहीं, अब से पहले जितने भी किसान थे उनको गवर्नमेंट ने प्लॉट दिया और एक और स्कीम निकाली गवर्नमेंट ने 1980 में कि 10,000 रुपये दे के जो प्लॉट खरीदना चाहते हो वे रिजर्वेशन करा लो। उन आदमियों को 30 साल बाद, करीबन 30 साल बाद बरवाला की जमीन में प्लॉट दिए गए जी। और बरवाला वालों को आज तक कोई प्लॉट नहीं दिया, आज तक वंचित हैं। वंचित है इस बात। 12 साल बीतने के बाद डीडीए ने, सरकार ने अपना प्रॉमिस पूरा नहीं किया। तो इस पे एक पॉलिसी का भी इन्होंने जिक्र किया है यहाँ पे कि एंसेस्ट्रल के साथ 20 सूत्रीय कार्यक्रम वालों के लिए भी बोला गया है कि लार्ज स्केल पे जहाँ एक्विजिशंस है उनको अफेक्टेड के लिए ये सरकार की पॉलिसी थी, ये आप लोगों ने नहीं बनाई थी। इस पे भी सरकार ने कुछ काम नहीं किया। हाँ, इस विषय में भी हमारी डिमांड थी कि जो लोग खेती पर आश्रित थे जी, जिनकी अपनी जमीन नहीं होती थी लेकिन काटने में, बोने में, झाड़ने में मदद करते थे, मजदूर हम उनको कहते हैं, तो हमारी ये डिमांड थी कि उनको भी छोटा मोटा कोई प्लॉट जिसमें वे कोई अपना धंधा कर सके या गुजारा हो जाए उनका, उनको भी दिया जाए। लेकिन गवर्नमेंट ने किसानों को तो दिया ही नहीं, उनको भी नहीं दिया बेचारों को। जो कई किलो के आपका वजन हो गया है, रिकॉर्ड आपका कई ट्रंक भर सकते हैं इस मूवमेंट्स के, तो सरकार ये कागजी कार्रवाई में उलझा के लास्ट में किसान को कुछ नहीं देती। इसमें जो आपके राजनेता थे जब ये सेक्टर 37 की घोषणा हुई, उनकी क्या भूमिका रही इसमें, जो जनप्रतिनिधि थे यहाँ के? जनप्रतिनिधि के लिए हमने अपने गांव में माननीय श्री राजनाथ सिंह जी को भी बुलाया था, आमंत्रित किया था और वो आए भी थे जी। तो उनका तो बड़ा सीधा सा, बड़ा समान सा बर्ताव ये देखने में आया कि उन्होंने पब्लिकली ये कहा कि भाई दिल्ली में आम आदमी की सरकार है और हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, हमारी सरकार बनाओ, हमें वोट दो, तब हम आपके लिए कुछ सोचेंगे। और यहाँ के जो चुने हुए प्रतिनिधि थे, एमएलए वगैरह, उनकी क्या भूमिका रही? एमएलए जो थे वे भी आम आदमी के ही थे, तो वे भी क्या कर सकते थे जबकि केंद्र सरकार के अंडर में जमीन का मामला है, लैंड जो है वो लैंड लॉ और वो जो है गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में थे, तो हम क्या कर सकते थे बेचारे, कुछ भी ना। और जो आपके साथ आंदोलन लड़ रहे थे, जिले सिंह जी थे, राज सिंह जी भी थे, एक एलिगेशन ये भी आया कि जिस कॉन्ट्रैक्टर को ये डेवलप करना था उनके बच्चों को, एक धोखे को उन्होंने नौकरी दे दी और ये मामला सारा ठंडे बस्ते में चला गया। देखिए, ये जो जमीन का डेवलपमेंट था वो शिरके कंपनी ने करना था। शिरके यानी कि जो पवार साहब के दामाद होते थे? हाँ जी। और उनको ये ठेका 800 करोड़ में दिया गया था जी। तो वो कोई गवर्नमेंट की एजेंसी तो थी नहीं, प्राइवेट थी। तो पहले भी हमने यहाँ देखा कि गांव के कुछ आदमियों को वो अपने प्लॉटों के पास चौकीदार वगैरह लगा लेते थे। तो इसी तरह से उन्होंने गांव के कुछ आदमियों को हमसे तोड़ने के लिए, उनके मन बांटने के लिए कुछ लोगों को अपने यहाँ कुछ टेम्परेरी जॉब दिए। डू एंड डिवाइड की पॉलिसी खेली। डू एंड डिवाइड की पॉलिसी। लेकिन यदि इस पॉलिसी में आंदोलन का जो नेतृत्व कर रहे हैं, यदि वो इससे प्रभावित हो जाए तो पूरे आंदोलन की दिशा बदल जाए। कुछ समय बाद एक ऐसा वर्ग बन गया कि जो ये सोचता था भाई कि क्रेडिट इनको मिल जाएगा और इनको क्रेडिट मिलना नहीं चाहिए। तो वे फिर जो था पॉलिटिकली भी, वैसे कैसे भी, जैसे भी उनसे बन पड़ा, नकली किसान बनकर भी डीडीए में गए और उन्होंने हर तरीके से इस काम को फेल कराने की साजिश करी। जिनके पैरेलल रिप्रेजेंटेशन टेबल पे भेजा गया। यस। और जैसे विधायक सुरेंद्र होते थे, 2-3 और विधायक थे, उनकी क्या भूमिका थी इसमें? देखिए, पॉलिटिकल आदमी मैं तो यही मान के चलता हूँ कि किसी का नहीं होता। तो इस मूवमेंट में क्या, किस दृष्टि से देखा जाए? नहीं, दृष्टि तो क्या है, वो अपनी वोट को देखते हैं। जो उनकी वोट नहीं देता वे उसको सपोर्ट नहीं करते। लेकिन रिहेबिलिटेशन अगर हो जाता है, ये
भूमिहीनों का, किसानों का, तो उनका तो हमेशा के लिए वोट बैंक बन सकता था। वे लोग भी ये जानते हैं कि केवल बरवाला के गांव के किसानों से या खेड़ा खुर्द के किसानों की वोटों से नहीं जीतते। तो वे जानते हैं कि उन्होंने इस क्षेत्र में या हर क्षेत्र में ये कॉलोनी बसा दी है जहाँ 20-20, 30-30 हज़ार वोट होते हैं, और उनसे वो मतलब ये मान के चलते हैं कि वोट तो हमारी वहाँ सेफ है, तो इनका क्या प्रभाव पड़ना है, तो इनसे डरते भी नहीं वे लोग गांव वालों से। तो इसके इम्प्लीमेंटेशन में उन्होंने कोई मदद नहीं की? नहीं, स्टेज पर आते थे, भाषण देते थे, बाकी बाद में क्या करते थे? नहीं, विधानसभा में क्वेश्चन आवर्स होते हैं, प्रिविलेज पेटिशंस होती हैं, उनके कुछ विशेष अधिकार होते हैं चुने हुए प्रतिनिधियों के पास। विधानसभा में 2 बार ये जो है इस ज़मीन का मुआवजे का या इसका वो अल्टरनेटिव प्लॉट का मुकदमा वो मतलब बहस में ये इस बात का चर्चा का विषय बनाया गया, लेकिन वो कोई सक्सेसफुल नहीं रहा। और सर्वोच्च न्यायालय में क्या स्थिति थी जब आप सर्वोच्च न्यायालय पहुंचे थे? नहीं, सर्वोच्च न्यायालय हम गए ही नहीं। हाई कोर्ट गए होंगे आप? हाई कोर्ट वगैरह में गए थे तो वो कह देते कि भाई गवर्नमेंट ने पॉलिसी चेंज कर दी है, 24/2 खत्म कर दी है, ये खत्म कर दिया है, और अब उनके पास ज़मीन ही नहीं है, आगे कोई रेजिडेंशियल के लिए एक्विजिशन नहीं करना है तो प्लॉट कहाँ से देंगे। मतलब जो चीज़ आपको देनी है थाली में वो चीज़ ही खत्म हो चुकी है? बिल्कुल खत्म कर दी। मतलब जब आपको रिजर्व किया गया, जब खाने का टाइम हुआ तो खाना ही खत्म। हाँ, जब खाना मतलब खाना तो दिखा दिया, हाँ जी। पर वो खाने के टाइम पे खाना नहीं मिला। न्योता जब आया आपका, जब खाना खत्म। तो बहुत से लोग ये कहते हैं कि जमीन पे लड़ना बेकार है, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से लड़ना चाहिए। उनके लिए क्या संदेश है आपके अनुभव से, जो आपके आंदोलन में निजी अनुभव रहे? मेरा अपना अनुभव ये है कि गवर्नमेंट से लड़ने के लिए बहुत गंभीर अध्ययन की ज़रूरत है जी। अगर हम कानून को नहीं जानते हैं तो कोर्ट के जजेज भी बुद्धिमान होते हैं और वे कह देते हैं कि आपको पता तो कुछ है नहीं, यहाँ कोर्ट में मुकदमा डाल दिया, अपना पैसा खर्च कर रहे हो, हमारा समय बर्बाद कर रहे हो। अरे गवर्नमेंट ने पॉलिसी खत्म कर दी, कानून तो है नहीं, पॉलिसी खत्म कर दी, तो आप क्या मांग रहे हो हमसे? तो इस तरह से हमें जो है कोई अच्छा रेस्पॉन्स कहीं से नहीं मिला। और लोगों का क्या सहयोग रहा है? जैसे आप में एससी समाज भी था, युवा समाज टीम भी बड़ी ज़बरदस्त थी आपकी, जो लीगल वर्क देख रही थी, क्या रिस्पॉन्स रहा है जैसे आंदोलन का आपके? आंदोलन में मैं यही कहूँगा कि ये जो आसपास के गांव अफेक्टेड थे या जो नोटिफिकेशन में थे, उनके सहयोग में कोई कमी नहीं थी जी। और जो इस एक्विजिशन से बाहर भी थे जी। जब कभी भी हमने उनको कॉल किया तो बहुत बड़ी तादाद में हरियाणा से भी, राजस्थान के मेवात से भी और इधर यूपी के जो है इलाके से भी, मतलब किसान भाई साथ देते रहे। भूमि बचाओ संघर्ष समिति हंसराज राणा जी भी आते थे, आपके गेवरा से भी आते थे, सब जगह से आते थे जी। मेवात के लगाओ आप, चाहे ये अम्बावत जी हैं। तो कहाँ चूक रहेगी जी? आपके पास संख्या बल भी थी, किसान भाईचारा भी हमेशा खरा उतरता है। चूक इसे मैं ज़्यादा नहीं मानता हूँ, सिर्फ ये था कि हमको प्लॉट ना देने के लिए गवर्नमेंट ने पॉलिसी में परिवर्तन कर दिया कि कब्जा जब तक वो ले चुकी थी, कब्जा ले चुके, कॉन्ट्रैक्टर उनका काम कर चुका था। हाँ। यानी कि जब आप स्टेशन पे पहुंचे तो गाड़ी छूट चुकी थी। डेवलप कर दिया उन्होंने हमसे इस चक्कर में उलझा के कि भाई आपका सेक्टर 37 रिजर्व कर दिया गया, अब क्या है। इसलिए मौके पे आंदोलन चलते रहना जरूरी है। हाँ, आंदोलन तो जब तक आपको मिल ना जाए तब तक बिल्कुल ही बंद नहीं करना चाहिए। तो ये था एक वयोवृद्ध आंदोलनकारी का अनुभव। इसी तरह से बुआना में अल्टरनेट प्लॉट नहीं मिले, डॉक्टर राम निवास जी संघर्ष कर रहे हैं। यानी कि जब तक आपका मुद्दा हल ना हो जाए, जब तक कोई स्थिति या उसका आपको लाभ हक ना मिल जाए, तब तक आंदोलन चलता रहना चाहिए। जो हाई कोर्टों के भरोसे गए, वहाँ पे 1 मिनट में पॉलिसी लैप्स कर दी जाती है। यानी कि सरकार के इतने बड़े बड़े लिखित प्रॉमिस कि आपके लिए सेक्टर 37 डेवलप किया जाएगा, 12 साल बाद ना उनके रिहेबिलिटेशन हुए, उनके ना उनके रिसेटलमेंट हुए, ना जो उनके लाइफ इम्पैक्ट पड़े, जो भूमिहीन हो गए, यहाँ से कुछ पलायन भी कर गए परिवार, उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। यानी कि सरकार कागजों की बात तब तक करती है जब तक आपकी ज़मीन या आपके हक वो छीन ना ले, और एक बार जैसे ही वो छीन लेते हैं
तो कोर्टों के रुख भी बदल जाते हैं। तो हमेशा किसान का भाईचारा साथ देता है, लेकिन जैसे प्रोफेसर साहब ने बताया, इश्यू को बहुत गहरे तक समझना पड़ता है और अपना मुद्दे पे यदि आपके पास से हल करने में आप 19 और 21 की स्थिति में हैं तो कुछ ले जाएंगे आप, लेकिन यदि आप 20 हैं और अगला 21 है तो आप आंदोलन नहीं जीत सकते। आपकी समझ, आपकी डायरेक्शंस और आपका इतना संगठित होना कि अगले सरकार 19 में एक बार नज़र आए, तभी आपको कुछ हक मिलेंगे। तो इस तरह से ये हमारी सीरीज़ थी डिकोडिंग ऑफ द बरवाला मूवमेंट। तो इस मूवमेंट से संबंधित जो भी आपके पास मटेरियल हो, जो राय हो, इन्होंने विधानसभा घेराव किया, इन्होंने यहाँ पे कई साल तक यहाँ कोई कार्य नहीं होने दिया और यहाँ तक के रिकॉर्ड पे लिखा गया कि फार्मर्स आज ऑब्स्ट्रक्शन इन द डेवलपमेंट वर्क अनटिल दे विल गेट देयर लीगल राइट्स, यानी कि इनके राइट्स को भी ठीक माना गया, इनके जो आंदोलन की आपत्ति वो भी रिकॉर्ड पे दर्ज है। तो बड़े बड़े मूवमेंट कहाँ पे जाके धराशायी हो जाते हैं। एक सूत्रधार का ही अपना एक्सपीरियंस था, इसमें आप अपने सब कमेंट्स डालिए और कोई अनुभव हो आपके इस आंदोलन से जुड़े हुए, यादें वो डालिए। जुड़े रहिए नेक्स्ट अपडेट के साथ। जय किसान।